हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। तो चलिए, मैंने यूपीएसआई के क्वेश्चन घटना चक्र के 201 क्वेश्चन मैंने करा दिया था। आज 202 से लगा के शायद 231 तक मैंने लिया है। तो चलिए, इतना आज करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी इसमें। मैंने हर चीज़ अच्छे से इसको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आंग्ल भारतीय समुदाय में दो, कितने? दो भारतीय मतलब 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यूपीएसआई में आया है। ठीक है, इनकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331, याद रखिएगा। आंग्ल भारतीय सीटों का जो मतलब दो सीटें जो मनोनीत की जाती हैं वो आपके अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में उल्लेख करता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, प्रकाश स्तंभ, आर्थिक एवं और सामाजिक योजना। तो इसमें आपका जो है सी आंसर होगा। संघ सूची का विषय, तो संघ सूची के विषय में आपका ये कौन सा ऑप्शन? सी आपका प्रकाश स्तंभ जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके ये देखिए यूपीएसआई पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इनकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाश स्तंभ संघ सूची का एक हिस्सा है। इसके अधीन प्रकाश पोत परिवहन, वायुयानों की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है। आगे क्वेश्चन 204। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्रीय राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो आपको भाग 10 में दिए गए हैं कि भाग 11 में दिए गए हैं, भाग 12 में दिए गए हैं कि भाग आपको 13 में दिए गए हैं। तो इसमें आपका आंसर है भाग 11 में। आपको किस में दिए गए? भाग 11 में। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय ने केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की इसमें 7वीं अनुसूची की 3 विषयों संघ सूची जो वर्तमान में 100 हैं, पहले 97 थे, अब वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची 66 वर्तमान में 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची जो 47 विषय पहले थे, वर्तमान में 52 हो गए, में विभाजित किया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो पहला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि संघ सूची में दिए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। और देखते हैं,
राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। हाँ, ये भी बात सही है। ये देखिए, ठीक, इसमें न तो P न ही Q है, इसमें P और Q दोनों हैं कि केवल P है केवल Q है, तो इसमें आपका जो है P और Q दोनों हैं। देखिए PSI भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची की सूचीबद्ध में संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को वही सूची 3 समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अनुपालन के क्रम में तथा एक मिनट क्रम में तथा अनुच्छेद 356 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सरकारिया आयोग जो गठित हुआ था वो पहला ऑप्शन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। तो आपका इसमें जो है राष्ट्रपति और ये तो होगा नहीं, विधायी और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की नहीं होगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंध नहीं है, ये है आपका संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ही एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, व्याख्या देख लें। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 9 जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी शिवरामन, ठीक, बी शिवरामन, S.R. सेन इसके अन्य सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें ये याद रखिएगा कितने सदस्य थे, 3 थे, जिसमें से R.S. सरकारिया ये अध्यक्ष थे इसके, और आपके बी शिवरामन और R.S.R. सेन ये तीनों सदस्य थे। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है, इसमें पूछ देगा कि ये तीनों सदस्य देगा, एक कहेगा कि चार ऑप्शन देगा, इसमें से कहेगा इसमें से एक कौन से नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष,
कि उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो इसमें आपका करता है राज्यपाल। देखिए यूपीएससी प्रश्न में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यों सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कि जिला न्यायाधीश के द्वारा, कि चुनाव आयोग के द्वारा? तो आपका इसमें जो ऑप्शन है ये राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में, सरकार की इच्छा अनुसार। तो ये प्रत्येक 5 वर्षों में। अनुच्छेद 243 अंगा के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराने जाने का आवश्यक है। ठीक है, 6 माह से पूर्व। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये बिल्कुल सही है। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसमें आपका राज्य जो निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव को संपादित करेगा, ये बिल्कुल सही है जो अभी बताया मैंने। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये भी बिल्कुल सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। इसमें आपका 74वां संविधान संशोधन जो है ये नहीं है, ये जो आपका है नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। संविधान के 74वां संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से नहीं वरन नगर पालिका से संबंधित है। अन्य तीनों कथन पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो आपका कृषि उत्पादन को बढ़ाना ये तो है नहीं,
रोजगार बढ़ाना पंचायती, ये भी नहीं है। लोगों को राजनीतिक जागरूक बढ़ाना नहीं है। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के साथ, यही है। ये देखिए, तो चलिए आगे। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत को तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो आपके अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति। तो इसमें आपका बलवंत राय मेहता समिति जो है ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक, चलते हैं, देखते हैं इसको। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, 1957 ने की थी, 1957 में की थी। ठीक है, ने की थी, मतलब बलवंत मेहता ने की थी 1957 में। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान के विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। और इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति और वर्ष 1985 में जीवी के राव समिति और वर्ष 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया। तो चलिए आगे। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? तो उन्होंने 1 स्तरीय की थी कि 2 स्तरीय की थी कि त्रिस्तरीय की थी कि 4 स्तरीय की थी? तो उन्होंने 2 स्तरीय की थी। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संतुष्टि की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। आगे चलते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है आते हैं उसमें। तो उसमें आपके ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायती समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। तो आपका पहला इसमें आता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद। ठीक है, याद रखिएगा।
पंचायती राज की तीसरी प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आपको इसमें 71वें, 72वें कि 73वें, 74वें? तो आपको इसमें 73वें और सन 1992। भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष का होता है? तो 5 का होता है, 6 का, 3 का कि 4 का? तो इसमें आपका कितने का होता है? 5 का। देखिए यूपीएसआई का ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि पंचायत की अवधि पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 243E के अनुसार भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करेगी। यदि विधि द्वारा निहित प्रक्रिया के अनुसार पंचायत पहले विकसित कर दी गई तो विघटन की तारीख से 6 मास के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। समय पूर्व यानी 5 वर्ष अवधि से पहले विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी, किंतु यदि बची हुई अवधि 6 मास से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? अभी इसको मैंने पढ़ाया। तो इसमें अशोक मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकारिया आयोग, N वोहरा समिति। तो इसमें आपका क्या आंसर है? सरकारिया आयोग। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरकारिय आयोग का गठन वर्ष 1983 में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच तथा सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकारिय आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। तो आपका पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान। भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली राज्य प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश में नवंबर 1959 में इसका प्रारंभ किया गया था।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सरकार ने 1993 में इस संविधान को संवैधानिक रूप प्रदान किया। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, मंडल प्रणाली प्रारंभ की, चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, चेयरपर्सन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, ठीक है। और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है। राजस्थान पहला राज्य जिसने स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किया, ठीक। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? 6, 2, 3, 5। तो आपको पता है कि इसमें 5। संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्य के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में है और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर 1917 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल आपका 2020 से 2025 तक होगा। इसका अध्यक्षता योजना आयोग यानी नीति आयोग के पूर्व सदस्य N.K. सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है? लगातार, एकत्रित और प्रतिधारित करता है। तो इसमें आपका देखते हैं रेलवे में कि औषधि निर्माणों पर उत्पाद शुल्क, आयकर पर अधिभार, मुद्रा शुल्क। तो केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है? लगातार, एकत्रित और प्रतिधारित करता है। तो इसमें आपका है आयकर पर अधिभार, ठीक है, याद रखिएगा। आयकर अथवा आयकर पर अधिकर पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन है। अतः केंद्र सरकार आयकर पर कर अधिभार लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारित करता है। 1 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत आय, कॉर्पोरेट आय पर अधिभार लगाया जाता है। मतलब 1 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत आय, कॉर्पोरेट आय पर अधिभार लगाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, अपहरण विरोधी अधिनियम। तो आपके इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये दोनों आपके हैं, ठीक है।
अब इसको पढ़ लेते हैं और अच्छे से। संविधान के अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार अपहरण विरोधी अधिनियम इसमें शामिल है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? 355 की 256, 324, अनुच्छेद 320, तो अनुच्छेद 324। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होगा। संविधान के अनुच्छेद 352(6) के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए? तो आपका इसमें प्रस्ताव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों का उस सदन में 2/3 से अधिक विशेष बहुमत हो। एक विषय बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में, एक मिनट, एक विषय बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करे तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के विशेष बहुमत से तथा उस सदन की कुल सदस्यता के 1/3 हिस्से हों। उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के साधारण बहुमत हो। तो आपका ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करे तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(6) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह आपका पारित किया गया था 1984 में कि 1985 में कि 1986 में 1988 में? तो आपका पारित था 1985 में। वर्ष 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर निरर्हताएं संबंधी उपबंध किए गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है कि राष्ट्रपति की, वित्त मंत्री की, लोकसभा? तो इसमें करता है आपका राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के प्रावधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यानी किसे बोलते हैं, कैग, ठीक, परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संसद, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। तो आपका इसमें जो है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियम करना जिनसे कष्ट पहुँचे। वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो इसमें वोट देने का मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। मताधिकार से आशय है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। भारत में अधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर 28 मई 1979 से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 1%, 2%, 3%, 6%। तो इसमें है आपका 6%। कितना है? 6%। चलिए आगे इसको देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति प्राप्त करने के लिए 4 या अधिक राज्यों में 6%, 4 राज्य या अधिक राज्यों में 6% मत तथा राज्य स्तर पर पंजीकृत दल की स्थिति प्राप्त करने के लिए कम से कम 6% मत प्राप्त करने आवश्यक हैं। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। ये बिल्कुल सही है आपका। संविधान के अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित और प्रतिहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है। तो ये आपका गलत है। तो इसमें आपका सही है, सॉरी, इसमें 311 आर्टिकल के तहत नहीं है, मैं इसको ध्यान नहीं दिया। 311 अखिल भारतीय सेवा में कैसे मतलब भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है, ये गलत है, ये होगा नहीं। और सिविल संविधान के मतलब 312 में राजनीतिक रूप से प्रेरित या अहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है, ये भी गलत है, क्योंकि 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय की बात आती है। तो ये आपके दोनों गलत है। ठीक, देखिए अनुच्छेद 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या अवनत किया जाना है। ये देखिए, ठीक, इसलिए ये गलत है। और 312 में अखिल भारतीय सेवा का संबंध वर्णन करता है, जो कि उसमें गलत दिया था, तो इसीलिए दोनों गलत हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं, ये गलत है आपका। तो इसमें आपका सही होगा केवल एक। ये देखिए, ठीक, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का चयन और प्रशिक्षण
केंद्र सरकार करती है। लोक सेवक भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी होते हैं, अतः ये सत्य है। तो आपका आज इतना ही है, और अब कल जितने और बचे हैं, कम से कम शायद ज़्यादा नहीं बचे हैं, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए आज इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बहुत इससे बढ़िया आपको संविधान कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। बहुत अच्छे से क्लियर मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।